दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी शुरू करते हैं। ससुर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कहानी को शुरू से अंत तक सुनने बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना दोस्तों। रात के करीब 2 बजे थे। मैं कमरे में बिल्कुल अकेली थी। मेरा पति घर पर नहीं थे। जब मेरे ससुर मेरे कमरे में आए और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, चलो तुम्हारी बच्चे वाली प्रॉब्लम को मैं अभी दूर कर देता हूँ। इतना कहकर वह मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाने लगे। उस वक्त मैंने रेड कलर की खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें मेरी खूबसूरती और भी ज़्यादा निखर कर दिखाई दे रही थी। मेरी साड़ी का पल्लू सीने से ढलक चुका था। मेरे ससुर मुझे अपने कमरे में ले गए और अंदर से कुंडी बंद कर ली। कहने लगे, मैं तुम्हें बच्चा दूंगा, मैं तुम्हारी उदासी नहीं देख सकता। फिर मुझे बेड पर ले जाकर उन्होंने, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। तो दोस्तों, अब चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अपनी चचेरी बहन की रात की शादी अटेंड करने के बाद मैं अपने ससुराल पहुंची। उस वक्त मैं बहुत गुस्से में थी। अपने कमरे में पहुंचते ही मैंने अपना जेवर नीचे कर दूर फेंक दिया था। हाथ में पकड़ा हुआ पर्स दीवार पर दे मारा था और सैंडल उतारकर दूर उछलकर फेंकी थी। गुस्से और शर्मिंदगी से मेरा गुस्सा बुरा हाल हो रहा था। दिल तो चाहता था कि अपना गला दबा लूं। ऐसे ही गुस्से में चूड़ियाँ उतारते उतारते कुछ चूड़ियाँ टूटकर मेरी कलाई में छुप गई और मेरी कलाई से खून गिरने लगा। आंखों से आंसू बहने लगे कि इतने में दरवाजा खोलकर मेरे ससुर अंदर चले आए। मुझे इस तरह से बेहाल देखकर मेरे पास बैठ गए। पूछने लगे कि क्या हुआ है नेहा, किस बात का गुस्सा निकल रही हो तुम तो अच्छी भली शादी में गई थी, किसी ने कुछ कह दिया है क्या? वह बहुत परेशानी से मुझे देखते हुए पूछ रहे थे, क्योंकि वह मेरा बहुत ख्याल रखते थे और उन्होंने हमेशा ही मेरा बहुत एहसास भी किया था। मैंने नम आंखों से अपने ससुर की तरफ देखा और कहा, आपको क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है? आपको इस बात से भला क्या फर्क पड़ता है? मैं इतने गुस्से में थी कि सारा लिहाज और मुरवत भी भूल गई थी। शर्मो हया के पदों को ताक में रखते हुए मैंने ससुर पे ही गुस्सा निकाल दिया था। मेरे ससुर कहने लगे, बता तो क्या मामला है? मेरे बेटे ने कुछ किया है क्या? वह फौरन ही सख्ती से अपने बेटे के हवाले से करने लगे। वह हमेशा से ऐसे ही थे, मेरी तरफदारी करने वाले और मेरे लिए अपने बेटे से झगड़ा कर जाने वाले। अगर आपका बेटा कुछ करने के काबिल होता ना, तो आज मेरी यह हालत ना होती। मैं इस कदर गुस्से में थी कि वह बात कह गई जो शायद मुझे उनके सामने नहीं कहनी चाहिए थी। वह एकदम ही चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे और मुझे शर्मिंदगी का एहसास हुआ। मैंने जल्दी से चेहरा मोड़ लिया। बेइंतहा खिफत का एहसास हो रहा था मुझे। यह मैंने अपने ससुर के सामने क्या कह दिया था? मुझे लगा मैं शर्मिंदगी से जमीन में गिर जाऊंगी। वो मेरे बारे में भला क्या सोचेंगे? मैंने दोबारा नज़र उठाकर उन्हें ना देखा। आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरे ससुर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। कहने लगे, बताओ क्या बात है? क्या किया है उसने? शादी में तो वह तुम्हारे साथ नहीं गया था और तुम गई भी बहुत अच्छे मूड में थी। तुम्हारे तो अपने खानदान की शादी थी, ना तुम्हारे किसी चेरी बहन की। फिर आखिर वहाँ क्या हो गया? मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं गया क्या? इसी वजह से किसी ने कोई बात बनाई है? तुम्हें कोई ताना दिया है? मैं कहता हूँ उससे कि तुम्हारे साथ तुम्हारे खानदान की हर शादी में जाया करे। मुझे अंदाजा है पति साथ ना जाए तो लोग कैसे बातें करते हैं। मैंने रोते हुए कहा, पापा जी, बात उनके साथ जाने या ना जाने की नहीं है। वह साथ चले भी जाए तब भी मैं कब तक
लोगों की जुबानें पढ़ूंगी। मैं कब तक ऐसे तन्हा जिंदगी गुजारती रहूंगी। आप भी जानते हैं मेरी शादी को 4 साल होने वाले हैं। यह बेऔलाद होना किसी अजाब से कम नहीं है। मैं शादी में गई थी लेकिन वहाँ भी सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल था, खुशखबरी कब सुनाओगी? तुम्हारी गोद में बच्चा कब खेलेगा? कोई मसला है तो डॉक्टर को दिखा दो। अब मैं कैसे किसी को बताऊं कि मसला मुझ में नहीं है, बल्कि मेरा पति ही बाप नहीं बन सकता। मैं इस कदर परेशान और फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि मैंने ससुर के सामने ही अपनी परेशानी बयान कर दी। यह कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। अपनी हथेलियों में अपना चेहरा छुपाकर मैंने खुद को ससुर की नज़र से छुपाया था, क्योंकि गुस्से और तकलीफ के आलम में यह बात मैंने उनके सामने कह तो दी थी, लेकिन अब मैं उनकी नज़र की ताब नहीं ला सकती थी। न जाने वह क्या सोचते कि मैं किसी औरत हूँ और कि मैंने मुंह खोल के उनके सामने उनके बेटे के बारे में ऐसी बात कर दी। वो आहिस्ते से कहने लगे, क्या मेरा बेटा तुम्हारा हक अदा नहीं कर पाया? मैंने अपने ससुर की तरफ देखा। उनकी आंखों में ना नफरत थी ना गुस्सा, बल्कि वह बहुत नरमी और मोहब्बत से मुझसे यह सवाल कर रहे थे। इसीलिए मैंने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया और कहा कि उसने मेरा हक तो अदा कर दिया है, लेकिन वह बाप नहीं बन सकता। आप ही बताएं, एक औरत बेघर औलाद के कैसे जिंदा रह सकती है? मुझे दुनिया का सामना करना पड़ता है। मैं जब दूसरी औरतों को उनके बच्चों के साथ खेलते देखती हूँ, सब कुछ देखती हूँ, तो मेरा दिल तड़पने लगता है। मैं सारा दिन बस यही सोचती रहती हूँ कि आखिर कब मेरी गोद में औलाद की खुशी आएगी। आपका बेटा तो सुबह का अपने काम पर गया है, रात को लौटता है। उससे कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं है, उसे कोई बुरा भला कहने वाला नहीं है। ना ही उसके पास इतना वक्त है कि वह खुद को तन्हा महसूस करे। लेकिन मैं दुनिया की बातें भी सुनती हूँ और अपने खाली कोख का दुख भी झेलती हूँ। मुझे लगता है कि अगर कुछ अरसे तक यह सब कुछ इसी तरह चला तो मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे किसी भी तरह बस औलाद चाहिए। मैं बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। मेरे ससुर ने मुझे बाजू से पकड़ा और कहने लगे, अच्छा नेहा, अब इस तरह से आंसू ना बहाओ। तुम्हें औलाद चाहिए ना, तो यह कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अपने ससुर की बात सुनकर मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा, क्योंकि पिछले 4 साल में मैं सब कुछ कर चुकी थी। हर दवा इस्तेमाल कर चुकी थी, हर तरीका इस्तेमाल कर चुकी थी, लेकिन फिर भी औलाद ना हुई। तो फिर वह कैसे कह रहे थे कि यह कोई मुश्किल बात नहीं है? अगर यह बात इतनी ही आसान होती तो दुनिया में कोई बाढ़ ना होता, कोई बेऔलाद ना होता। वह कहने लगे, मेरे साथ चलो, हमारा यह मसला मैं अभी हल कर देता हूँ। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे तक ले गए। मैं भी खामोशी और हैरत के साथ उनके पीछे से चलती चली गई और मेरी चूड़ियाँ कमरे में बिखरी पड़ी थी, जेवर बिस्तर पर पड़ा था, बाकी सब कुछ मैं यहाँ वहाँ फेंक चुकी थी। अलबत्ता अभी तक मेरे वजूद पर वह साड़ी थी जो मैंने जाते वक्त बहुत खुशी खुशी लपेटी थी। उसका पल्लू भी ढलक के मारे मेरे बाजू में झूलने लगा था। अपने कमरे में ले जाकर उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया, मुझे बिस्तर पर बिठाया और आहिस्ते से कहने लगे, तुम्हें औलाद चाहिए ना? मैं तुम्हें औलाद दे सकता हूँ, बस तुम मेरे बेटे से कुछ ना कहना। मैंने ना समझी से अपने ससुर की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने आहिस्ते से मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, मैं तुम्हारी जिंदगी की वह महरूमी ख़त्म कर सकता हूँ जिसकी वजह से तुम बहुत ज़्यादा परेशान और बेचैन हो। लेकिन क्या यह ज़रूरी है कि यह बात मेरे बेटे को भी पता चले कि तुम्हें औलाद किस तरह से मिली है? बस
तुम्हें औलाद चाहिए वह तुम्हें मिल जाएगी। मैंने हैरत में डूबे लहजे में पूछा कि कैसे मिल जाएगी? आपका बेटा तो इस काबिल है ही नहीं। 4 सालों में मुझे इतना तो अंदाजा हो चुका था कि कमी मुझ में नहीं बल्कि मेरे पति में थी। वह आहिस्ते से कहने लगे, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें औलाद की खुशी दे सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। यह कहकर वह सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखने लगे और मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कदमों तले जमीन निकाली हो, क्योंकि उसके आगे जो कुछ मेरे ससुर ने कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। यह कैसे मुमकिन था? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी औलाद की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं अपने पति को इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती थी? अगर जिंदगी की किसी मोड़ पर उन्हें पता चल जाता कि मैंने औलाद की खातिर उनके बाप के साथ मिलकर, मैं खौफ से कांप उठी थी। मैंने इनकार में सर हिलाया, लेकिन मेरे ससुर ने वादा किया था कि यह बात कभी किसी को पता नहीं चलेगी। अगर मैं राजधारी रखूं तो, और मैं सोच में पड़ गई थी। मुझे हर हाल में औलाद चाहिए थी। मेरे कानों में मेरी चचेरी बहनों के तंजिया जुल्मे गूंज रहे थे। उन औरतों की हंसी भी मुझे सुनाई दे रही थी जो अपने बच्चों के साथ खुशी में खिलखिला रही थी। और फिर अपने हालात से समझौता करते हुए मैंने अपने ससुर की बात मानने के लिए हामी भर दी। मेरा नाम नेहा है। मैं यूनिवर्सिटी में आई तो मैंने लोगों के वह रंग ढंग देखे जो मेरे लिए बहुत हैरान करने वाले थे। लड़कियों के ऐसे हुलिये जिनको देखकर मैं खुद शर्म से नजरें चुरा लिया करती थी। मेरी यूनिवर्सिटी में किसी के कोई दोस्ती ना हो सकी क्योंकि मुझे लगता था यहाँ कोई भी मेरे मिजाज का नहीं है। मैं पढ़ाई करती थी या फिर किसी कोने में खामोशी से बैठे के लोगों को देखती और हैरान रह जाती कि उनके घर वाले उन्हें किस तरह ऐसे कपड़े पहनकर यूनिवर्सिटी पढ़ने आने की इजाज़त दे दिया करते थे। ऐसे ही मैंने यूनिवर्सिटी में 3 महीने गुजारे थे। फिर तीसरे महीने में मेरी मुलाकात अजय से हुई। वह एक क्लास मुझसे सीनियर था, लेकिन एक दिन खुद ही मेरे पास सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। जब वह मेरे पास बैठा तो मैं कुछ घबरा सी गई और थोड़ा सा पीछे को खिसक के उसकी तरफ देखने लगी। सोचा था गुस्सा करूँगी, कहूँगी कि यह क्या तरीका है, लेकिन वह बहुत ही मीठे अंदाज में आहिस्ते से कहने लगा, मैं आपको 3 महीने से देख रहा हूँ। आप सबसे अलग थलग खामोशी हैं और यहाँ बैठती नजर आती है। क्या किसी से नाराज है या फिर कोई दोस्त नहीं बन सका आपसे? वो सवालिया नजरों से मुझे देख रहा था और मैंने गुस्से में बस इतना ही कहा, क्या आपको इससे मतलब है? मेरे इस और सख्त लहजे पर वह चौंक कर मुझे देखने लगा। फिर उसके चेहरे पर और भी प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसके गालों पर डिम्पल पड़ते थे जो उसकी पर्सनालिटी को बहुत सूट करते थे और मैं खुद भी एक गहरी नज़र उसके डिम्पल पर डाल चुकी थी। वह कहने लगा, आप बहुत शरीफ लगती हैं, वरना यूनिवर्सिटी आने वाली लड़कियां इस तरह खामोश कोने में नहीं बैठती। उसकी नज़र सामने गार्डन पर थी जहां बहुत सी लड़कियां बहुत से लड़कों के साथ ग्रुप बनाकर बैठी हुई थी और खुश गप्पियां में मसरूफ थी। मैंने अपनी नज़रें झुका ली और कोई जवाब ना दिया तो वह कहने लगा कि मेरा नाम अजय है, मैं आपका सीनियर हूँ। अगर किसी भी चीज़ में आपको मदद चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। अगर मुनासिब समझे तो आप मेरी मदद ले सकती हैं। यह कहकर वह खामोशी से उठकर चला गया और मैं उसे हैरानी से देखती रह गई। मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी कि लड़कियों को फंसाने के यही तरीके होते हैं, इसीलिए मैंने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। अगले दिन वह फिर मुझे यूनिवर्सिटी में नजर आया। मुझे देखकर उसने एक धीमी सी मुस्कुराहट उछाली, लेकिन ना मेरे करीब आया ना मुझसे कोई बात की। और फिर
ऐसे ही 15-20 दिन गुजर गए। वह यहाँ भी मुझे नजर आता। एक छोटी सी मुस्कुराहट मेरी तरफ उछलता और आगे बढ़ जाता। अब तो धीरे धीरे उसे देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आने लगी थी। फिर 20 दिन बाद टीचर ने एक असाइनमेंट दिया जो फौरन मुझे जमा करना था, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ मालूमात नहीं थी क्योंकि एक दिन पहले मैंने छुट्टी की थी और उसी दिन उन्होंने उसके बारे में काफ़ी कुछ तफसील में बता दिया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं एक दिन के अंदर अंदर असाइनमेंट किस तरह बनाकर जमा कर पाऊंगी। मैं परेशानी की हालत में सीढ़ियों पर बैठी किताब को उलट पुलट कर रही थी जब वो मेरे पास आ गया और ही आकर मेरे करीब बैठ गया। कहने लगा, कोई परेशानी है तो बता दे। ना चाहते हुए भी मैंने उसे अपनी परेशानी बता दी। उसने फौरन किताब मेरे हाथ से ले ली, कुछ पैसे आगे पीछे किए, कुछ निशान लगाए और मेरी तरफ बढ़ा के कहने लगा, बस यह सब कुछ ऐड कर दे और आपका असाइनमेंट रेडी हो जाएगा। उसके कहने पर मैंने गौर किया तो उसने काफ़ी सारे फाइट को अंडरलाइन कर दिया था। मैंने फौरन मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया और फिर उस दिन के बाद से मेरी और अजय की बातचीत बढ़ती चली गई। जब भी मुझे उसकी ज़रूरत होती, न जाने कैसे उसे पता चल जाता और वह खुद ही मेरे पास आकर मेरे हर प्रॉब्लम को हल कर देता। वह एक जहीन लड़का था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था। सभी टीचर्स उसकी तारीफ करते नजर आते और अब तो मैं भी खुद उसकी मुरीद हो चुकी थी क्योंकि वह मेरे बड़े से बड़े प्रॉब्लम को फौरन हल कर दिया करता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह मुझसे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ पेश आता था। मैंने कभी उसकी नज़रों में कोई गलत बात महसूस नहीं की थी क्योंकि हम लड़कियां की छठी हिस्स बहुत तेज होती है। हम मर्दों की नज़रों को पहली बार में ही भाप जाती है और मैं जान गई थी कि वह एक शरीफ लड़का है जो सिर्फ और सिर्फ मेरी मदद करना चाहता है। शायद उसे भी अंदाज़ा हो गया था कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ, इसीलिए वह मेरी मदद करने लगा। ऐसे ही 1 साल गुजर गया। मैं सेकेंड ईयर में आ गई और इस अरसे में मेरी और अजय की काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई थी। मैं यूनिवर्सिटी में और किसी से तो बात नहीं करती थी, लेकिन अजय के पास फ़ौरन जाकर अपनी प्रॉब्लम कह दिया करती थी। धीरे धीरे कुछ लोगों ने इस बात को महसूस किया और मेरे और अजय के बारे में कई तरह की बातें होने लगी। तो मुझे शर्मिंदगी का एहसास हुआ कि लोग हमारे रिश्ते को गलत नज़र से देख रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे कानों में यह भी सुनाई दिया कि वैसे तो बड़ी नेक पारसा बनती है ना ये लड़की, लेकिन अजय जैसे खूबसूरत लड़के को कितनी आसानी से अपने जाल में फंसा लिया। और बातों ने मेरे होश उड़ाकर रख दिए थे। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि अब मैं अजय से मदद नहीं लूँगी और आने वाले 1 महीने में मैंने उससे ना कोई मदद मांगी बल्कि जानबूझ के उससे किनारा कर लिया। वो जहाँ मौजूद होता मैं उस जगह के आसपास भी ना जाती और उसे इस बात का एहसास हो गया था। वो खुद ही एक दिन मेरे पास आया और कहने लगा, क्या बात है नेहा, मुझसे नाराज हो क्या या कोई बात बुरी लग गई है? वह बहुत गौर से मेरी तरफ देख रहा था। जो बात थी मैंने उसे सच सच बता दी कि मैं लोगों के शोर से उनकी बातों से खौफ आती हूँ। मैंने बड़े आराम से उसे समझाया कि मेरे घर में इन सब बातों को बहुत मायूब समझा जाता है और मुझे डर है कि कहीं मेरे घर में इस तरह की कोई बात ना पहुंच जाए, फिर मेरी पढ़ाई छुड़वा दी जाएगी। वह जोर से हंसा और मेरे सामने बैठ गया। कहने लगा, दुनिया की फिक्र करोगी तो कभी आगे नहीं बढ़ सकोगी। वैसे भी तुम्हारे घर वालों को तुम पर एतबार होना चाहिए। तुम एक बहुत अच्छी और इज्जतदार लड़की हो।
यकीनन तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे किरदार पर पूरा भरोसा होगा। अजय की बात सुनकर मैंने कोई जवाब ना दिया तो वह आहिस्तेगी से कहने लगा, नेहा क्या आप किसी के साथ रिश्ते में हैं? उसकी इस बात को सुनकर मैंने चौंक कर नज़र उठाई तो मुस्कुराते हुए पूछने लगा, मेरा मतलब है कि आप मंगनीशुदा है क्या? मैंने इनकार में सर हिलाया। यह सुनकर तो वह आराम से बैठ गया। कहने लगा, फिर परेशानी की क्या बात है? वरना लड़कियों को यह परेशानी होती है कि उनके मंगेतर को या उनके ससुराल वालों को पता चलेगा तो क्या होगा। मैंने आयशी से कहा कि मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे किरदार पर बातें बताए। वह कहने लगा, फिर इसका तो एक आसान हल है कि हम लोगों को बातें बनाने के लिए जवाब दे देते हैं। मैंने हैरत से उसे देखा तो कहने लगा, मेरी माँ तो है नहीं लेकिन पापा हैं। मैं उन्हें आपके घर भेज देता हूँ। यह आपका मुंह मीठा करवा देंगे और इस तरह सारे लोगों को सही तरीके से बात करने का मौका मिलेगा और आपको तकलीफ भी नहीं होगी। उसकी इस बेतुकी सी बात पर मैं बस हैरत से उसे देखती चली गई। वह मुस्कुराया और कहने लगा, मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। क्या आपको समझ नहीं आई मेरी बात नेहा? उसकी आंखों की चमक ने मुझे कुछ देर के लिए हैरान कर दिया था। मैं कितने ही पल उसे देखती रह गई। फिर उसने बहुत आराम से कहा कि वह अपने पापा से बात कर चुका है, बस मेरी इजाज़त चाहता है और मैंने एकदम ही नज़र चुरा ली। मैं उसे भला क्या कहती? मैंने उसके हवाले से ऐसे कोई ख्वाब नहीं सजाए थे। लेकिन अगले ही दिन उसने अपने पापा को मेरे घर भेज दिया। उसके पापा ने जब रिश्ते की बात की तो मेरे घर में हलचल मच गई। मेरे माँ बाप मुझे अजीब अजीब सवाल पूछने लगे कि क्या तुम्हारा चक्कर चल रहा है? तुमने हमें तो कुछ नहीं बताया। तुम यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती हो या यह सब करने जाती हो? और भी बहुत कुछ। और मैं शर्मिंदा होती चली गई। लेकिन फिर आखिरकार मेरे माँ बाप ने रिश्ते के लिए हामी भरी क्योंकि अजय एक अच्छे घराने से था। उसके पापा का बड़ा सा कारोबार था। सास या कोई ननद का चक्कर भी नहीं था। मेरी माँ को तो इससे ही ससुराल चाहिए था मेरे लिए, इसीलिए मेरा रिश्ता पक्का हो गया। और फिर जब यूनिवर्सिटी में यह खबर फैली तो फिर से बातें होने लगी। लेकिन अब मुझे बुरा नहीं लग रहा था क्योंकि मैं अजय के नाम की अंगूठी पहन चुकी थी। फिर अजय ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, कारोबार संभाला और मेरे लास्ट ईयर से पहले ही मेरी और उसकी शादी हो गई। शादी की रात मैं बहुत खुश थी कि मुझे एक बहुत चाहने वाला इंसान मिला था जिसने बहुत मोहब्बत से मुझे अपनी पलकों पर बिठाया था। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद जब मैंने औलाद की तमन्ना की तो अजय ने यह कहकर मुझे खामोश कर दिया कि अभी तुम्हारा लास्ट ईयर चल रहा है, अपनी पढ़ाई पर लफ्ज़ दो, उसके बाद औलाद भी हो जाएगी। मुझे भी अजय की बात ठीक लगी, इसलिए मैंने खामोशी से अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। मेरा लास्ट ईयर मुकम्मल हुआ और मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था। उसके बाद मेरे घर वाले भी औलाद के बारे में बातें करने लगे और मुझे खुद भी एहसास होने लगा कि मेरी गोद खाली है। इसीलिए मैंने अजय से दोबारा इस हवाले से बात की। वह कहने लगा, अभी तो तुम जवान हो, तुम्हें अभी डॉक्टरों के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले की मर्जी से खुद व खुद अमल ठहर जाएगा, इतना मत सोचा करो। और एक बार फिर मैं खामोश हो गई। लेकिन 1 साल और गुजर गया और हमल ना ठहरा तो मैंने बिना अजय से बात किए लेडी डॉक्टर से वास्ता किया। अपने सारे टेस्ट करवाए, पूरी तरह चेकअप कराया, लेकिन मुझ में कोई कमी नज़र ना आई। बल्कि डॉक्टर कहने लगे कि आप तो बहुत फिट हैं, आप अपने पति के टेस्ट वगैरह करवा लें, हो सकता है उनमें कोई प्रॉब्लम हो। मजबूरन मुझे अजय को यह सारी बात बतानी पड़ी। कितनी ही देर वह मुझे नाराज नज़र से देखता रहा कि तुमने मुझे बिना बताए डॉक्टर के पास क्यों चली गई। और फिर जब मैंने
उनसे कहा कि उन्हें टेस्ट करवाना होगा तो वह साफ मुकर गया। कहने लगे, मुझ में कोई कमी नहीं है, तुम क्यों बेकार में इस तरह की बात का पतंगड़ बना रही हो। मैंने उन्हें बहुत मनाना चाहा लेकिन वह ना माने तो फिर मैं भी खामोश हो गई। ऐसे ही तीसरा साल भी मुकम्मल हुआ तो मेरा दिल घबराने लगा। मुझे यह ख्याल सामने लगा कि यकीनन अजय में ही कोई कमी है। मैंने एक बार फिर उससे कहा कि बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, अजय और आप तो पढ़े लिखे हैं, फिर डॉक्टर को दिखाने में भला क्या हर्ज है। लेकिन वह हफ्ते से उखड़ गए। कहने लगे, मैंने वह दिया ना, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। अगर हमारे नसीब में औलाद होगी तो हो जाएगी, नहीं तो मैं अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार सकता हूँ। यह कहकर तो वह कमरे से निकल गए जबकि मेरे होश उड़ गए थे। ना जाने क्यों मुझे इस बात पर यकीन आ गया था कि मेरा पति नामर्द है जो मुझे औलाद नहीं दे सकता, और मैं दिन रात आंसू बहाने लगी थी। मेरे और अजय के रिश्ते में एक दरार आ गई थी। मैंने अजय से मुंह फेर लिया। वो मेरे करीब आते, वो बस जताते तो मैं बस किसी मजबूरी की तरह उनका हक अदा कर देती। कभी कभी वह नाराज भी होते कि मैं उनके साथ बहुत बुरा रवैया रखती हूँ, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करती जिसमें यह बात समा गई थी। यह कमी अजय में है और उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऐसे ही चौथा साल शुरू हो चुका था। सब लोगों ने अब तो बातें बनानी शुरू कर दी थी। मैं किसी शादी में जाती या किसी महंत में किसी रिश्तेदार से मिलती या हमारे घर कोई आ जाता, सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल होता कि अब तो पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, शादी को भी 4 साल हो गई है, बच्चा कब होगा। और वह सवाल थे जो मुझे रोने पर मजबूर कर देते थे। फिर मेरी चचेरी बहन की शादी आ गई। वह मेरी चचादर बहन थी। मैंने खुद तैयारियां की थी, महंगे से महंगा जेवर और साड़ी खरीदी। खूब सज सवर कर मैं उसकी बारात में गई। अजय मेरे साथ नहीं जा सका क्योंकि उसे दफ्तर में कुछ काम था, इसीलिए मैं ड्राइवर के साथ चली गई। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे ना सिर्फ अजय जैसा मोहब्बत करने वाला शख्स मिला था, बल्कि वह पैसे वाला अमीर आदमी भी था। उसने मेरी ज़िंदगी की हर कमी को मुकम्मल कर दिया था। कभी कभी तो मैं हैरान होती थी कि अजय ने मुझे क्यों मुंतखब किया। अजय कहता था कि उसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली सब लड़कियों से मैं बिल्कुल अलग लगी थी। वह ऐसी ही हयादार और शरीफ लड़की को अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता था, इसलिए उसने मेरा इंतखाब किया था। अभी भी मैं खूब तैयार होकर शादी में पहुंची थी, लेकिन वहां जाकर जब रिश्तेदारों के मुंह से वही औलाद वाली बात सुनी तो मेरा दिल टूट गया। मैंने खाना भी नहीं खाया था, बस जैसे तैसे तकरीब ख़त्म करके मैं घर लौट आई। मुझे अजय से जितनी मोहब्बत थी उतनी ही नफरत महसूस हो रही थी। अगर वह डॉक्टर को दिखा देता, अपना इलाज करवा लेता तो भला क्या चला जाता। शायद यह बात चंद महीनों के इलाज से ही ख़त्म हो जाती, लेकिन अजय ने तो हामी ही ना भरी। इसीलिए गुस्से में मैंने ना सिर्फ अपना सामान फेंका बल्कि अपनी चूड़ियाँ तोड़कर अपने हाथों को लहूलुहान भी कर लिया था। तब वह सारा शोर शराबा सुनकर मेरे ससुर चले आए। वह बहुत ही अच्छे और नेक इंसान थे। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था। बेटे से ज़्यादा वह मुझे अहमियत देते थे। अभी भी मेरी बात सुनकर वह मुझे अपने कमरे में ले गए थे। मुझे लगा था कि शायद वह मुझे समझाएगी, वह अजय से बात करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वह तो सीधा मुझे औलाद देने की बात कर रहे थे। इसलिए मैं हैरान नज़र से उनकी तरफ देख रही थी। फिर मेरे ससुर कहने लगे कि अजय को इस बात की कोई खबर नहीं है क्योंकि मैंने आज तक उसे यह बात ना बताई कि अब से कुछ साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। बहुत ही खतरनाक
हादसा था। उस वक्त वह कॉलेज में पढ़ता था। उस हादसे में उसकी जान तो बच गई थी और ज़ाहिरी तौर पर भी उसे कोई चोटें नहीं आई थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर उसे ऐसी चोटें आई थी जिसकी वजह से वह बाप बनने की सलाहियत खो बैठा था। मैं चाह के भी कभी अपने बेटे को यह सब ना बता सकती। जब उसने तुमसे शादी की बात की तो मैंने सोचा था कि तुम्हें या उसे इस बारे में बता दूं, लेकिन फिर मेरी हिम्मत ना हुई। वह मेरा इकलौता बेटा है, मेरी ज़िंदगी उससे वाबस्ता है और मैं उसे उसकी इस महरूमी का एहसास नहीं दिलाना चाहता था। इसीलिए मैंने उसकी शादी कर दी। सोचा था कि कुछ साल ऐसे ही गुजर जाएंगे तो फिर तुम्हें यह बात खुद ही समझ आ जाएगी और उस वक्त मैं तुमसे बात करूँगा। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारे सामने इस बात का एतराफ़ कर लूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं तुम्हें सब कुछ पहले ही बता देता तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी खराब ना होती। अजय एक बहुत अच्छा और मोहब्बत करने वाला इंसान है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी मोहब्बत की कदर करो और उससे छोड़कर ना जाओ। तुम्हें औलाद चाहिए तो यह खुशी मैं मुकम्मल कर दूंगा। मैं किसी यतीम खाने से बिल्कुल नवजात बच्चा लाकर तुम्हारी गोद में डाल दूंगा। तुम उसे अपना नाम दे देना, अपनी ममता की प्यास बुझा लेना, लेकिन मेरे बेटे को छोड़कर मत जाना। वह मेरे कदमों में बैठकर हाथ जोड़ने लगे। उन्होंने अपनी अलमारी से निकालकर मुझे अजय के वह सारे एम्बुलेंस दिखाए और जिसमें उसकी उस जमाने की तस्वीर थी जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। वह कहने लगे कि अजय की ज़िंदगी एक मुआवजा है, लेकिन वह बाप नहीं बन सकता। वह भी एक हकीकत है। अगर तुम चाहो तो मेरे बेटे को इस बहुत बड़ी से बचा सकती हो। मैं नहीं चाहता कि कभी उस पर यह राज खुले और वह हमेशा के लिए टूट जाए। अगर उसे अपनी इस कमजोरी का इल्म होता तो शायद वह कभी तुमसे शादी ही ना करता, तुम्हारी ज़िंदगी खराब ना करता। लेकिन मैंने उसकी खुशी की खातिर उसे कुछ नहीं बताया और शायद तुम्हारे साथ जादगी कर दी। और दिन रात मुझे इस बात का अफसोस होता है कि मेरे सच छुपाने की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो रही है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा। बेटे की मोहब्बत में मैं अंधा होकर ने तुम्हारे साथ जुल्म कर लिया, लेकिन अब मैं मजीद तुमसे सच छुपाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और खुशियाँ हासिल करो। इसलिए तुम औलाद को गोद ले लो। बस इतना एहसास करना कि मेरे बेटे को कभी उसकी कमजोरी का पता ना चलने देना। मैं नहीं चाहता कि वह टूटकर बिखर जाए, खुद को कमतर समझे या तुम्हारी ज़िंदगी में छोटा पड़ जाए। मेरे ससुर रो रहे थे और मैं उनकी मोहब्बत देख रही थी। जैसे ही उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़े, मैंने फौरन अपने ससुर के जुड़े हुए हाथों को थाम लिया और कहा कि मैं अजय से बहुत मोहब्बत करती हूँ। औलाद की वजह से मैं उसे नहीं छोड़ सकती। अगर यह कमी मुझ में होती तो शायद अजय कभी मुझे ना छोड़ता, क्योंकि इस बात से मैं बिल्कुल वाकिफ थी कि उससे मुझसे कितनी मोहब्बत थी। मैं इस बात के लिए राजी हो गई थी कि मैंने बच्चा गोद लेना है। मैंने अपने ससुर से वादा किया कि मैं अजय को कभी उनकी कमी का पता नहीं चलने दूंगी, कभी उन्हें यह एहसास नहीं होने दूंगी कि हम उनकी वजह से बेऔलाद हैं। मेरे ससुर ने फौरन मेरे सर पर हाथ रखते हुए मुझे दुआएं दी और फिर मेरे ससुर ने खुद अजय को इस बात के लिए राजी किया कि कभी कभी किसी दूसरे का बच्चा गोद लेने से अपने घर भी औलाद आ जाती है। तुम भी नेकी का काम समझकर किसी के बच्चे को गोद ले लो। अजय इस बात के लिए राजी हो गए। फिर मेरे ससुर ने खुद एक बच्चा अडॉप्ट करके मेरी गोद में डाल दिया। मैंने उस बच्चे का नाम हर्ष रखा और मोहब्बत से उसे पालने पोसने लगी।
हर्ष 7 साल का हो गया है। हमारी गोद अपनी औलाद से महरूम है, लेकिन हर्ष की सूरत में हमारी कमी पूरी हो गई है। दुनिया को यही पता है कि हर्ष मेरी औलाद है। अजय आज भी इस शय से वाकिफ नहीं है कि उनके साथ क्या मसला है, और ना ही कभी मैं उन्हें बताऊंगी, क्योंकि अगर एक मर्द एक बांझ औरत के साथ गुजारा कर सकता है तो एक औरत एक नामर्द के साथ भी गुजारा कर सकती है। बस दिलों में मोहब्बत और इज्जत होना ज़रूरी है, और मेरे दिल में अपने पति के लिए ना सिर्फ मोहब्बत है बल्कि इज्जत भी है, और मेरा पति भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करता है। आप लोग बताएं, हर्ष को गोद लेकर मैंने ठीक किया या फिर मुझे अजय को छोड़ देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा देना। और एक नई कहानी के साथ जल्दी आऊँगा। नमस्ते।